सिंध के अंदर तो कमाल ही हुआ है, और एक जज साहब ने तो इनकार भी कर दिया है उसके ऊपर कि जिस तरीके वहां पे सीनियरिटी को पामाल किया गया है वो तो खौफनाक है। देखिए सर, जो आईनी बेंचेस का मामला है, आईनी बेंचेस के ऊपर बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी रूल्स व्हाट इज द प्रोसीजर दैट यू अडॉप्टेड, बिकॉज दैट प्रोसीजर हैज टू बी वंस अगेन लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली सस्टेनेबल। इस तरह नहीं हो सकता कि वो एक हवा में प्रोसीजर जिसके तहत आप इतनी इंपॉर्टेंट चीज जो है उसको लेके जा रहे हैं। प्लस उससे भी ज्यादा जरूरी बात उन्होंने ये की है कि जस्टिस मंसूर अली शाह एंड जस्टिस मुनीब ने 2:1 पे फैसला कर दिया था, और उस फैसले में कहा था कि आईनी तरमीम जो है उसको आप बेसिकली लगाएं, फिक्स करें फॉर फुल बेंच। उसका उन्होंने आगे ये बात की कि अगर वो फुल बेंच के सामने लगती है और उस आईनी तरमीम की वायरीज जो है वो चैलेंज हो जाती है और आईनी तरमीम फर्ज करें फॉर सम रीजन स्ट्राइक डाउन हो जाती है, तो ये सारे के सारे जो हम एक्सपेंस कर रहे हैं, जो सारे के सारे रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे हैं, ये सारे पॉइंटलेस हो जाएंगे। और अगर वो फॉर सम रीजन इसको सस्टेन कर देते हैं कि द आईनी तरमीम शुड कंटिन्यू, देन इन दैट इवेंट ये इट विल बी अ प्लॉजिबल एक्सरसाइज। तो ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। जहां तक आईनी बेंचेस की अपॉइंटमेंट आपने सिंध की बात की है, हैट्स ऑफ टू द चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट, जो उन्होंने बेसिकली एक वो जजमेंट दी और उस जजमेंट में उन्होंने अपनी ज्यूरिसडिक्शन प्रोटेक्ट की है। उन्होंने कहा है कि इसमें ये नहीं है कि हमारी जो आपकी तमाम रिट्स हैं, हमारी हेबियस कॉर्पस की हमारे पास है, प्रोहिबिटरी जो सारी उन्होंने बात की, एक फंक्शनिंग की। उन्होंने कहा जो 2 रिट्स जिनका जिक्र किया गया आईनी तरमीम के अलावा बाकी सारी रिट्स जो है हम एक्सरसाइज खुद कर सकते हैं। सो ही हैज वेरी क्लियरली मार्क्ड हिज टेरिटरी, और उन्होंने कहा है कि इस टेरिटरी के अंदर मैं इस 26वीं तरमीम के बाद भी किसी को इंटरफेयर करने नहीं दूंगा। सो आई थिंक दैट इज वेरी ब्रेव ऑफ सिंध चीफ जस्टिस। ये जो तशरीह मैं भी समझना चाह रहा था, मैं उसी तरफ ही आ रहा था कि वो बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि 26वीं जो तरमीम है ये एक आईनी अदालतों के क़याम के ऊपर तो करता है, मगर ये दूसरी अदालतों के इख्तियारात या जुरिस्डिक्शन को नहीं वापस लेता है, रोकता नहीं है। ये ऐसे ही है? बिल्कुल जी। जो हमारी रिट जुरिस्डिक्शन है जो कि बड़ी मशहूर है, जिसके बारे में बात की जाती है बार बार कि रिट फाइल की, उसकी 3-4 फॉर्म्स है। उसमें सर्शुरारी है, उसमें आपकी रिट ऑफ मैंडेमस है, उसमें आपकी रिट प्रोहिबिटरी है, फिर हेबियस कॉर्पस है। और उन सब के अंदर उन्होंने कहा है कि जो मैंडेमस की रिट है, जो कि बेसिकली जब गवर्नमेंट किसी को डायरेक्ट करती है, उसकी हद तक तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया 26वीं तरमीम पर। उन्होंने सर्शुरारी या जिसमें आप किसी नीचे वाली अदालत की एक्शन को चेक करते हैं, या जो दूसरी हेबियस कॉर्पस है जिसमें आप किसी बॉडी को प्रोड्यूस करते हैं अगर कोई शख्स मौजूद नहीं है, और बाकी जो रिट्स की फॉर्म्स है, उन्होंने कहा ये सारी की सारी प्रोविजंस जो है ये हमारे पास अवेलेबल है हाई कोर्ट के पास। दीज प्रोविजंस डू नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू the constitutional bench by virtue of 26th amendment. They are very much available. So उन्होंने अपनी टेरिटरी मार्क की है और उसको इंटरप्रेट किया, which is very brave of him. I think which is need of the day for Lahore High Court, Sindh High Court, Balochistan High Court and other high courts in the country, ताकि उनको पता लगे कि हमारी ये तो नहीं हो सकता कि 199 सारी की सारी है। फिर लाहौर में एक और मसला जो बैरिस्टर साहब अब आ गया है, वो आ गया है कि अगर ये उनकी ये पहले भी वो कह चुके हैं, अगर ये 26वीं आईनी तरमीम आज नहीं तो कल सुनी तो जाएगी, कितना किसको लटकाएंगे। तो ये फुल कोर्ट जो है, उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट सुने, और फुल कोर्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि हाल ही में जमाल मंदोखेल साहब ने, उन्होंने जज साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दी, फैसला नहीं था, ऑब्जर्वेशन थी कि ये आईनी अदालत ही फुल कोर्ट है। तो ये क्या ये आईनी अदालत फुल कोर्ट होगी, या फुल कोर्ट जो हमें बचपन से बताया गया था वो फुल कोर्ट होगी? नहीं जी, मैं बहुत अदब से जमाल मंदोखेल साहब के व्यू से एग्री करता हूँ, बिकॉज आईनी बेंच फुल कोर्ट तो नहीं हो सकता। फुल कोर्ट की तो डेफिनेशन फुल कोर्ट की ही है, और वो वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है, प्लस आपके सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के मुताबिक है। दूसरी बात, मैं एक और आपको मफरूजा देता हूँ, व्हाट इफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कि हमारा आईनी बेंच बना है वो स्ट्राइक डाउन कर देता है 26th अमेंडमेंट, तो आप इन तमाम लोगों को इस जुडिशियल प्रोसेस से क्यों गुजारना चाहते हैं कि कल को उनके लिए एम्बैरेसमेंट हो, अगर उनको लेट से रोल बैक करना पड़े? हम अस्यूम कर लेते हैं कि ये वो रोल बैक कर देते हैं। सो इस केस को आइदर वे आप लगाएं, ऑफ कोर्स लगना तो फुल बेंच के सामने चाहिए, बट ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास लग रहा है ना कहीं और लग रहा है। वैसे मैं आप जैसा ऑप्टिमिस्ट नहीं हूं कि ये आईनी अदालत जो कि बेनिफिशियरी है वो ही इसको जो है स्ट्राइक डाउन करे, मुझे ऐसे आसान नजर नहीं आते। मेरे एक और क्वेश्चन भी आता है ना जी, वो
आपने उनके आगे पेश नहीं होना इसलिए। मगर मैं ये एक और क्वेश्चन भी फिर आ जाता है, क्योंकि अभी जजेस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है और जुडिशल कमीशन को जिस स्पीड से ये जा रहे हैं 180 की रफ्तार से, तो इनको अगर वो भी लगा दिया जाता है तो फिर यहाँ फुल कोर्ट की हैयत भी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, वो भी डिफरेंट हो जाएगी। और जिस तरह केस है ये हम ट्रिब्यूनल्स के अंदर देख रहे हैं कि रिटायर्ड जजेस के पास अपने घर के सारे केसेस जाना शुरू हो गए हैं, इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी, तो फिर ये तो एक मजाक ही बन जाएगा ना। देखिए जी, जहां तक तो इलेक्शन मैटर्स हैं उसमें चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, उस पर हम फेयर कमेंट तो कर सकते हैं। वो रिटायर्ड जजेस के पास भेजना जो है, मैं समझता हूं कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस की तौहीन है और उन लोगों के साथ भी ज्यादती है कि आप उन जजेस को किस काम पर लगा रहे हैं। बिकॉज आधे केसेस आपके सिटिंग जजेस सुन रहे हैं और आधे आपके रिटायर्ड जजेस सुन रहे हैं। इजला की जो तकसीम है वो आपने पता नहीं किस बेसिस पर या किस प्रिंसिपल पर किया है, और बड़ी इंटरेस्टिंग तकसीम है। माफ कीजिएगा, आपकी बात काट रहा हूँ, ये आप नज़ारा पेश हुए हैं, मगर आप जो ये कह रहे हैं ना कि वो उन बेचारों के साथ भी ज्यादती है, वो बिल्कुल बड़े खुश हैं, घर के अंदर रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे थे, घर में इज्जत होनी काम शुरू हो गई हुई थी, तो सारा पैराफेरेनालिया मिल गया, प्रोटोकॉल मिल गया, तनख्वाह मिल गई, इख्तियार मिल गया, वो बड़े खुश हैं, वो बेचारे नहीं हैं। एक अच्छा पैकेज है। मैं जिस ज्यादती का जिक्र कर रहा हूँ ना, वो ज्यादती हिस्टोरिकल ज्यादती की बात कर रहा हूँ। जो पाकिस्तान में जब आप इस किस्म के अमल का हिस्सा बनते हैं, तो जो अगर आप लेट्स से इफ यू आर अलाइव, तो आपकी कोई इतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं रह जाती। और उनमें से बहुत सारे अच्छे जजेस हैं जिनको लगाया गया, जो कि शरीफ आदमी थे अपने अपने टाइम पर, बट उनको इस प्रोसेस में डालकर बड़ी, मैं समझता हूँ, उनके साथ भी ज्यादती। और बस जबरदस्ती तो नहीं की, किसी ने पंस होता था, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं उनके साथ की, क्या आप जबरदस्ती कमेंट करने लगा कि उनको भी ये खुद एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। और मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि ये बिल्कुल इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट बार्गेन। कि आधे केसेस हम लाहौर हाई कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे हैं, मैं काफी इलेक्शन पिटीशन का मौका मिल रहा है आर्ग्यू करने का, आधे हम वहां पर कर रहे हैं। तो वो मेरी समझ से बाहर है कि वो किस तरह वो जो एक बैलेंस है उसको मेंटेन किया जाएगा। वो उनके साथ भी वही सलूक होगा जो जिस तरह हम पीसीओ जजों का जिक्र करते हैं ना, कि ये इसके वालिद साहब इस बच्चे के जो ना पीसीओ जज थे, तो उनके भी बच्चे ये कहा करेंगे, डैडी जो थे ना, ये वो जो जज बनाए गए थे ना टेम्परेरी, ये वो वाले जज थे। देखिए जी, मैं तो अगर आपके सामने कि हिस्टोरिकली, तो आप मेरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं, आप स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हैं, कि जो हिस्ट्री जज करती है वो बड़ी खतरनाक जजमेंट होती है। अब जिस तरह शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का केस का आज फैसला हुआ है, एंड वी नो इट फॉर अ फैक्ट कि ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, और उन जजेस को जिन्होंने ये काम किया कभी भी रिस्पेक्ट की निगाह से नहीं देखा जा सकता। सिमिलरली अगर कोई भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन या मैंडेट से बाहर जाके काम करेगा, तो ऑफ कोर्स अगर वो खुद भी जिंदा होंगे, अल्लाह ताला उन सबको जिंदगी दे, और अगर जिंदगी नहीं भी है तो उसके बाद आके जो फैमिलीज हैं, दे हैव टू गो थ्रू दैट ब्रांड। सो मैं समझता हूँ आप कोई भी अमल ऐसा मत कीजिए जो कि आइन और कानून से मुनाफी हो, और उसमें चाहे किसी का भी फायदा। और आपने जो एक बात स्ट्रेंथ की बात की, ये बड़ी एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो कि हमारा दुखड़ा होता है हमेशा। मेरी अपनी समझ के मुताबिक है, जो मुझे इंफॉर्मेशन कह लें, वो यही है कि इसके ऊपर सबसे ज्यादा इंसिस्टेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी कि जी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए सुप्रीम कोर्ट की भी और हर जगह की। इस पर इतनी इंसिस्टेंट रूलिंग गवर्नमेंट की नहीं थी या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं थी। They were the ones who were insisting. So उनकी तरफ से ऐसी इंसिस्टेंस आना, मैं उसमें ऐड कर दूं कि वहाँ पे जो सिंध के अंदर जो नए जजेस की जो नाम दिए गए हैं, वहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं कि जी वो हमारा जज नहीं लगा, उसका जज नहीं लगा, किसका जज लगा। तो ऑलरेडी जो उनकी वजूहत हैं वो भी हमें पता है। पर साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अभी मिलिट्री कोर्ट्स का केस जो है उसकी जो है वो टेकअप कर लिया गया है, गालबन 9 दिसंबर को समाअत के लिए लगा दिया गया है। तो जिस तरह मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि जुडिशल कमीशन जो है इसको गैर फाल करें जब तक इसका फैसला नहीं होता, तो ये जो बेंचेस भी लग रहे हैं अहम केसेस के हवाले से, ये भी नहीं रुकना चाहिए वक्ती तौर पर जब तक ये फैसला नहीं होता, इनको भी रोक लेना चाहिए। सर इंटरेस्टिंग हो जाएगा वो, क्योंकि अगर आप उसको लेट से आईनी बेंच को तश्कील दे रहे हैं तो फिर उसकी ऑफ कोर्स या तो बेंच तश्कील ना देते, लेकिन अगर आपने बेंच तश्कील दे दिया तो फिर आप उसकी फिक्सेशन को तो नहीं रोक सकते। आइडियली तो जब तक आईनी तरमीम का फैसला नहीं होता कुछ भी काम आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल वो 2 से 3 दिन का फैसला है, और काजी साहब की स्पीड पे अगर आप करें तो आप 2-3 घंटे में कर सकते हैं, तो वो तो काम बड़े आराम से हो सकता है। और उसको किए बगैर अगर आप आगे चलेंगे तो पाकिस्तान की जो आइन है वो 271A, AAA, AAA, 4A से भरी पड़ी है। मैं नहीं चाहता कि उस आइन के अंदर 270 एक पेंटा ए आ जाए कि जनाब ये आइन की तरमीम ऐसे थी तो आप उसका ऐसे करें। आप पहले ही उसको बड़े तरीके से देख लें, और देखने के बाद अगर आप समझते हैं कि ये सस्टेनेबल है उसको आगे लेके चले। बट इफ यू थिंक इट इज
वायलेटिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस टच स्टोन पर आप उसको देख सकते हैं रावलपिंडी बार एसोसिएशन केस में, तो देन डिसाइड इट बिफोर यू प्रोसीड फर्दर। जी, साथ में ही आज एक और बड़ा फैसला है कि GHQ हमले के जो है ना फर्द जुर्म जो है ना आयद कर दी गई है, बल्कि इस वक्त एज वी स्पीक इस वक्त अडियाला के बाहर एक लाइव सिचुएशन चल रही है कि वहाँ पे उमर अयूब हैं और राजा बशारत हैं, उनको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। जबकि उनका कहना यह है कि हमारे पास प्रोटेक्टिव बेल मौजूद है, हमारी फांसी जमानत हमारे पास है, मगर 2-4 घंटे से वहाँ पे ये एक कशमकश चल रही है और अभी तक जब तक हमें इतला है कि अभी तक उनको छोड़ा नहीं गया। देखें, इसमें आमिर साहब जो ये रिलेटेड व्यूज है मेरा है ना जी, इस पे 9th मई वाले सारे केसेस पर, उस पर तो मैं बड़ी देर से एक बात ये कह रहा हूँ कि 9th मई के केसेस जो है उनको एट द अर्लीस्ट डिसाइड होना चाहिए, वो चाहे फर्द जुर्म लगती है जैसे भी तरीका है। ऑफ कोर्स क्रिमिनल ट्रायल में फर्द जुर्म का लगना सबसे इंपॉर्टेंट है। इन केसेस को आइदर वे ट्रायल आउट इसलिए होना जरूरी है कि जो इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं वो भी हमें पता लग जाए ट्रायल के थ्रू, और जो लेट से बाइज्जत बरी होते हैं वो भी पता लग जाए। लेकिन अगर आप इसको लिम्बो में रखते हैं तो उसका फायदा कोई नहीं है। सो लेट से अगर आज उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई है तो ऑफ कोर्स आई एम एक्सपेक्टिंग कि ट्रायल को जल्दी खत्म किया जाए, बिकॉज ऑफ कोर्स इस चीज पर तो अलीमा बीबी का भी यही बयान आया है कि अच्छी बात है कि सबूत तो सामने आए, क्योंकि ये ज्यादती है कि 1.5 साल तकरीबन हो गया और वो लोग जेल में हैं, और कई दफा हो सकता है इतनी 1.5-2 साल की ही सजा हो तो वो सजा तो वो भुगत रही है, और वो लोग भी कम नहीं है। मेरे 100 के करीब जो है लोग हैं जिनके ऊपर फर्ज जुर्म आयद की गई है। आई थिंक 168 लोगों के ऊपर फर्ज जुर्म लगी है। और जो इम्पोर्टेंट बात है ये दोनों साइड से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिन लोगों ने एक्चुअली ये अमल किया है उनको सजा मिलनी भी जरूरी है, एंड सिमिलरली जिनका कोई कसूर नहीं है और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनको ऑफ कोर्स एक्सोनरेट करके एक्विट करना भी बहुत जरूरी है। सो इट्स इक्वली एन इंपॉर्टेंट केस फ्रॉम बोथ साइड्स। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे से जब कोई इन केसेस पर डिस्कशन करता है तो मैं उनसे हमेशा कहता हूं कि ये हमारा वंस अगेन इंडिकेट करता है जो जुडिशियल सिस्टम है उसका फेलियर, कि ये आज तक हम ये केसेस डिसाइड नहीं कर सके, और ये केसेस डिसाइड होने चाहिए, साथ साथ हर तरह का केस डिसाइड होना चाहिए, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। सो लेट्स सी कि इसमें एविडेंस वगैरह सामने आएंगी, चीजें सामने आएंगी, और उसके इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो भी फैसला होता है